नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। 12 से 19 जुलाई ये हफ्ते ऐसे कुछ होने जा रहा है जो अगले दिन भारत का जो राजनीतिक इतिहास वो पूरा चेंज कर देगा। ये लेके सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल हो रहा है राजधानी में। देखिए, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जो कैबिनेट है उसमें कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें कुछ रिसफल हो सकता है। ये लेके तो चर्चा है, कौन कौन बाहर हो सकता है मिनिस्ट्री से, कौन किसका दफ्तर बदला जाएगा, कौन नए वहाँ पर इंक्लूड होगा, ये सब कुछ लेकर चर्चा चल रहा है। लेकिन उनमें से एक चीज़ सबके सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद चाहता है अमित शाह जी के लिए ऐसे कुछ किया जाए जो उसके लिए बड़ा सम्मान होगा। अब देखिए, वो तो है ही स्वराष्ट्र मंत्री, सेकंड इन कमांड है मिनिस्ट्री में, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ये लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है। क्यों ये चर्चा शुरू हो गया? सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर पीएम मोदी जी का 11 जुलाई तक प्री शेड्यूल है, सारे प्रोग्राम सेट है। अब पीएम में से अचानक तो ऐसे कुछ नहीं चेंज हो सकता है। उसके बाद 20 जुलाई से यहाँ पर मानसून सत्र चालू हो रहा है, तो उसके मतलब अगर कैबिनेट में एक्सपेंशन या रिसफल कुछ भी हो जाए तो वो 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के अंदर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो मोदी मिनिस्ट्री एज पर लॉ जो है, रूल जो है, उस हिसाब से यहाँ पर 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कितना है? फिलहाल जो दिखा जा रहा है कि यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर का नंबर है वो है 31। 5 ऐसे मिनिस्टर है जो MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। और 36 ऐसे मिनिस्टर है जो MOS है, मतलब कुल मिलाकर 72 मिनिस्टर है। तो यहाँ पर टोटल जो देखा जाए तो वहाँ पर 9 मिनिस्टर्स का पद अभी खाली है। ऊपर से जॉर्ज कुरियन, उनका तो राज्यसभा का इनिंग्स खत्म हो गया, तो उन्होंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया। दूसरे रवनीत सिंह बिट्टू, उनका भी राज्यसभा का म्याद खत्म हो रहा है, तो वो भी रेजिग्नेशन देने वाला है। ऊपर से बीजेपी ऐसे एक पार्टी है जो एक व्यक्ति एक पद इस नीति में चलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पंकज चौधरी, उनको तो यूपी का प्रदेश सभापति बनाया गया, तो वो भी रेजिग्नेशन देने वाला है। और हर्ष मल्होत्रा जी, जिनको दिल्ली का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उस हिसाब से वो भी यहाँ पर रेजिग्नेशन देगा। तो 4 और मिनिस्टर का पद यहाँ पर खाली हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 पद पहले से ही खाली है, 4 और मिनिस्टर यहाँ से जा रहा है, तो 13 मिनिस्ट्री यहाँ पर खाली होगा। तो वो लेके तो हलचल मचा है कि कौन वो 13 नया मुख होगा जो यहाँ पर रिप्लेस करने आएंगे, किसका दफ्तर है वो रिसफल हो जाएगा। और जब रिसफल का बात हो रहा है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात चल रहा है, निर्मला सीतारमण जी का नाम आ रहा है, पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी समेत बहुत सारे मिनिस्ट्री है जिनका दफ्तर अदल बदल हो सकता है। तो ये सब छोड़ के सबसे ज़्यादा चर्चा अभी हो रहा है एक बात में, जो दिल्ली सूत्रों से खबर सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद चाहता है कि अमित शाह जी के लिए ऐसे कुछ किया जाए जो वो जो काम अभी तक भाजपा के लिए किया है उसके सबसे बड़ा तोहफा बन जाए। तो कुछ दिन पहले बंगाल जो इलेक्शन था, कोई नहीं सोच सकते थे कि बंगाल में भाजपा जीत सकता है। यहाँ पर जो पहले ग्राउंड रिपोर्ट था कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पिछले 6 महीना 1 साल से ये अमित शाह जी लगातार बंगाल का प्रदेश का जो नेता है उन लोगों के साथ काम किया। हर बार 1 महीना 1.5 महीने के अंदर वो कलकत्ता आए, बंगाल का हर कोने में चले गए और वहां पर जाके रणनीति बनाए, और उसके फल क्या हुआ सबको देखने को मिल गया। डबल इंजन सरकार हो गया, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करके भाजपा यहां पर सत्ता में आए। अगले दिन देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और बहुत टफ इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि यूपी का हिस्ट्री बोलता है हर 5 साल पे यहाँ पर सरकार बदल जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, ये 3rd टाइम आ रहा है, हैट्रिक का चांस है। और इसमें जनता क्या सोच रहा है, और उसके पहले बहुत सारे कंट्रोवर्सी यूपी में चालू हो रहा है। जो विरोधी पक्ष है वो पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहा है, तो बहुत ही टफ इलेक्शन होने जा रहा है। ऊपर से आप देखो तो पंजाब का इलेक्शन भी आ रहा है, और पंजाब बंगाल से भी जीतना भाजपा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में अकेला कभी भाजपा सत्ता में आया ही नहीं। एक बार जब उसके शिरोमणि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन था तब वहाँ पर सरकार हुआ था, लेकिन वो गठबंधन टूटने के बाद वहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसे लोगों का ही सरकार चल रहा है। लेकिन बंगाल में जो जो प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम और भी बड़े मात्रे में पंजाब में रिपीट हो रहा है, तो पंजाब जीतना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो मिशन कमल का
एक सपना है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का, उसके लिए पंजाब एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो ये सब मद्देनज़र देखते हुए अगर भाजपा का चाणक्य माना जाता है अमित शाह जी को, तो उनको एक बड़ा सा प्राइज कुछ देना चाहता है खुद आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। लेकिन एक चीज़ आप बोल दीजिए कि ये मिनिस्ट्री में अमित शाह जी तो सेकंड इन कमांड है ही, स्वराष्ट्र मंत्री है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? और यहाँ पर ही लोग चर्चा में लेके आ रहा है, तो इसके मतलब क्या अमित शाह जी को डिप्टी पीएम बनाने का कुछ परिकल्पना हो रहा है? अगर ये होता है तो सच में भारत के पॉलिटिक्स के लिए एक ये बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा है। क्योंकि इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तो तब लालकृष्ण आडवाणी जी को वहाँ पर डिप्टी पीएम बनाया गया था। एक ही कारण था कि जब वाजपेयी जी रिटायर करेंगे और भाजपा अगर कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पर शायद लालकृष्ण आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर करके कंटिन्यू करेंगे। तो सेम स्ट्रेटेजी क्या ये मोदी गवर्नमेंट में भी होगा? क्योंकि आपको दिमाग में रखना होगा 2029 में जब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर मोदी जी के उम्र भी और बढ़ रहे हैं। ये जो दौड़ जाप करना, सारे देश के सारे कोने में जाके प्रचार करना, वो थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो चर्चा में है कि मोदी जी शायद 2029 में पीएम फेस बनेंगे, लेकिन उसके बाद 2031 में या 32 में शायद मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे और वहाँ पर दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर करके इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो वाला फेस क्या योगी आदित्यनाथ जी होंगे या अमित शाह जी होंगे या तीसरे कोई है जिसके चर्चा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वही फेस सामने आएगा? ये सब लेके चर्चा चल रहा है। और इसमें अगर सच में अमित शाह जी को अभी डिप्टी पीएम में प्रमोट किया जाता है, तो उसके मतलब मोदी जी के बाद शाह जी इसके ऊपर स्टैंप आ जाएगा और भी फोर्स आ जाएगा भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर, जो आने वाले यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ये सब लेके चर्चा चल रहा है। लेकिन वहाँ पर और भी एक चर्चा शुरू हो गया। क्या? देखिए, ये जो मिनिस्ट्री है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी एक ही चीज़ बोला था और वो सब लोग, सारे भारतीय वो फॉलो करते हैं, और इसके लिए ही नरेंद्र मोदी जी पोस्टर बॉय बन गया। क्या था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आप पिछले कुछ महीनों से देखो तो नरेंद्र मोदी जी की मिनिस्ट्री में कुछ मिनिस्टर्स है जिनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रहा है, और ये होना ही था क्योंकि ऑपोजिशन जो है उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उठा के उसको पॉलिटिक्स करना है। लेकिन वो पॉलिटिक्स इतना गहरा जा रहा है, इतना घटिया तरीके से जा रहा है कि जो ब्लैक स्पॉट है वो नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्ट्री के ऊपर आ रहा है। एक एक करके आप नाम ले लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एडुकेशन मिनिस्टर है। नीट के एग्जाम लेके ये जो कॉकरोच पार्टी है क्या क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, अगर सच में धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर कोई करप्शन के साथ युक्त होता, तो ये जब क्वेश्चन लीक हो रहा था वो एग्जाम तो कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि पैसा का लेन देन फिर हो चुका हुआ। लेकिन हर बार जब क्वेश्चन लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान जी वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, री एग्ज़ाम करने के लिए बोल दिया। लेकिन अपोजिशन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनके नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद वहाँ पर भी चर्चा शुरू हो गया। वो लेके नरेंद्र मोदी जी को भी लोग छोड़ नहीं रहे। ऑपोजिशन यहाँ पर भी पॉलिटिक्स करने का चांस कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी के नाम भी अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी में आ गया है। पेट्रोलियम इथेनॉल लेके जो कंट्रोवर्सी वहाँ पर हो रहा है, बहुत सारे भाजपा का जो सपोर्टर है वो भी अभी सवाल उठाना चालू कर दिया है। भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान में उनका फार्म हाउस लेके उनके खुद के ही मिनिस्ट्री से जो लोन वहाँ पर गया है वो सब लेके सवाल उठ रहा है, और लोग पूछना चालू कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो बात बोला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहाँ पर आ रहा है। राजनाथ सिंह जी ऑपरेशन सिंदूर में लेकर जो बयान दिए थे, अभी आर्मी की तरफ से जो बयान आया है, दोनों में मिसमैच हो रहा है, और वो लेके ऑपरेशन सिंदूर को ही ये ऑपोजिशन कोसने चालू कर दिया है, जो नेगेटिविटी फैला रहा है। अश्विनी वैष्णव जी, जिनको अभी अपोजिशन बोल रहा है कि रेल मिनिस्टर कम है, रेल मिनिस्टर ज़्यादा है, और यहाँ पर जो रेल का एक्सीडेंट हो रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेके भी बहुत सारे सवाल उठ रहा है। HD कुमारस्वामी, हालांकि वो भाजपा का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, उनका अलायंस है एनडीए का, लेकिन कुमारस्वामी जी को लेकर पूरा साउथ इंडिया का पॉलिटिक्स में, वहाँ पर जो लोकल पॉलिटिक्स है वो उथल पुथल हो रहा है। और ये सब कुछ मिला के अगर देखो तो नरेंद्र मोदी मिनिस्ट्री के ऊपर पहले बार 12 साल राज करने के बाद कुछ तो सवाल उठाने का जगह आ गया है, जो 2029 में और भी बड़ा क्रैक हो सकता है। और यहाँ पर ये सारे चेंजेस करना ज़रूरत है। क्या इन लोगों को मिनिस्ट्री से हटाया जाएगा या इनका दफ्तर चेंज किया जाएगा, ये तो लाखों रुपए का सवाल है। लेकिन जो 13 पोस्ट खाली है
वहाँ पर भी जो इंक्लूजन हो सकता है उसमें भी बहुत सारे नामों को लेकर कंट्रोवर्सी चालू हो गया। जैसे नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम थे और वहाँ पर सीएम के पद से रेजिग्नेशन देने के बाद अभी राज्यसभा का सांसद हो गया। तब नीतीश कुमार जी बोले थे कि भाई देखो, राज्यसभा का कभी मैं सांसद नहीं बना, ये मेरा इच्छा था मन का, इसलिए मैंने ये काम कर लिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सम्राट चौधरी जी बिहार का सीएम बन जाता है, तो वहाँ पर लोग सवाल उठाते हैं कि नीतीश कुमार जी की ऐसे ही बैठे रहेंगे, सेंट्रल में उसको तो कोई बड़ा पद देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो सरकार टिके है, नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका है, उनके पार्टी का अहम सपोर्ट के बिना ये सरकार आगे नहीं चल सकता है। तो नीतीश कुमार जी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को अगर मिनिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है तो क्या उसको डेप्यूटी पीएम के नीचे कोई पद दे सकता है? अगर कोई ऐसे मिनिस्ट्री दिया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार जी खुश रहेंगे और उनका सपोर्ट बरकरार रहेंगे? ये लेके सवाल उठ रहा है। दूसरा नाम लेके जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रहा है वो है काकोली घोष दस्तीदार, जो टीएमसी में हुआ करते थे, अभी एनसीपीआई करके एक कोई तो पार्टी किया, वहाँ पर ज्वाइन किया, जो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट एनडीए में सबसे ज़्यादा बड़ा शरीक कोई है भाजपा को छोड़ के तो ये एनसीपीआई हो गया। 20 सांसद है इनके साथ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये तो टीएमसी वाले हैं। यहाँ पर अगर इन लोगों को मिनिस्ट्री में इंक्लूजन किया जाएगा तो बंगाल का जो जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके जिताया वो क्या खुश रहेंगे? उसके अगले दिन का जो चुनाव होगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये लेकर सवाल उठ रहा है। शक्तिकांत दास जो पहले गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक का, उनको फिनेंस मिनिस्ट्री में लाने का एक चर्चा चल रहा है। तो वहाँ पर सवाल उठ रहा है कि निर्मला सीतारमण जी साउथ के लीडर है। नंबर 2, मोदी मिनिस्ट्री में अगर महिला मुख देखा जाए तो सबसे अहम भूमिका है। पिछले 8-10 साल से कुछ चर्चा था, लेकिन लास्ट 2 ईयर में जो जीएसटी से लेकर वो जो इनकम टैक्स स्लैब है, सब में जो काम किया है, वहाँ पर अगर निर्मला सीतारमण जी को हटा दिया जाता है तो क्या वहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं चालू हो जाएगा? अनुराग ठाकुर पहले नरेंद्र मोदी मिनिस्ट्री में था, लेकिन जब जेपी नड्डा जी को मिनिस्ट्री में लाया गया तो वो जो स्टेट का पॉलिटिक्स है उस हिसाब से अनुराग ठाकुर को अभी बाहर रखा गया है। लेकिन इस बार भी उसको बाहर रखा जाएगा? इतने दिन का सांसद है, उनका पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाए वो भी बहुत ही सख्त है, तो उस हिसाब से अनुराग ठाकुर को क्या इंक्लूजन किया जाएगा? तरुण चुग जी वो शायद मिनिस्ट्री में आएंगे, इसके लिए तो बहुत हाई चांस हो रहा है। तो ये अगर आएंगे तो जुबा जो क्षेत्र है वहाँ पर भाजपा अच्छा रिजल्ट कर सकता है। लेकिन पंजाब इलेक्शन के पहले उनको अगर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व किया जाएगा तो पंजाब का इलेक्शन क्या उसमें कुछ प्रभावित हो सकता है? दूसरे नाम पंजाब से आ रहा है राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर गया और बहुत सारे सांसदों को लेके ज्वाइन किया। अगर राघव चड्ढा को यहाँ पर मिनिस्ट्री में लेके आएंगे तो क्या राघव चड्ढा को पंजाब में सीएम फेस करने के लिए ये किया जा रहा है, वो वाला काम करेगा क्या? ये लेके चर्चा शुरू हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के बाद जो कंट्रोवर्सी चालू हो गया उसके लिए अरुण गोविल जो श्री रामचंद्र का कैरेक्टर निभाया था रामायण में, उनको मिनिस्ट्री में लाया जाएगा तो क्या सच में राम मंदिर चोरी में कुछ ऐसे घोटाला हुआ है उसको सप्रेस करने के लिए अरुण गोविल जी को सामने लाने का कोशिश किया जा रहा है? ये जो नेगेटिव चर्चा है ये ऑलरेडी विपक्ष चालू कर दिया है और ऑब्वियस रीजन है वो और भी करेंगे। और ये सब मद्देनजर रखते हुए एक और संभावना सामने आ रहा है कि अभी जो ये मानसून सत्र रहेगा यहाँ पर भाजपा का सबसे ज़्यादा अगर कुछ टारगेट है तो कुछ अहम बिल है जिसको पास कराना है। उसमें डिलिमिटेशन बिल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी लगेगा और वो 2/3 मेजोरिटी लाने के लिए ये भाजपा पूरा जी दम लगा दिया है। क्यों? ये टीएमसी तोड़ रहा है, शिवसेना का उद्धव का ग्रुप तोड़ रहा है। ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं था, सरकार तो स्टेबल था, लेकिन ये सारे तोड़फोड़ इसलिए हो रहा है कि भाई हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। तो उसका मतलब तो ये सीधे है कि कुछ बिल ऐसे आ रहा है जिसमें हमको संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तभी 2/3 मेजोरिटी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी के लिए इतना तोड़फोड़ हो रहा है। तो इसके पहले अगर खुद के जो अहम मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े मुख है, उसको चेंज किया जाता है तो उनके मन में कुछ तो आ सकता है। और दूसरे जो डिपेंडेंसी शरीक के ऊपर है वहाँ पर भी कुछ ऐसे होता है जो उनके मन के हिसाब से नहीं होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट क्या ये जब बिल पास होगा उस वोटिंग में हो जाएगा। अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये बिल अगर पास नहीं होता है तो
ये तो पहले लेके आए थे, लेकिन उसको बाद उसको डाल दिया गया था कि 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो अभी ये सब मिला के अगर बिल लेके आते हैं और वो बिल पास नहीं होता है, तो यूपी और पंजाब इलेक्शन के पहले सच में मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और ये सारे संभावना को मद्देनजर रखते हुए एक संभावना और भी सामने आ रहा है कि अभी के लिए ये जो मिनिस्ट्री का रिसफल है या मिनिस्ट्री का कोई भी अमेंडमेंट है, वो अभी रद्द किया जाएगा। वो सितंबर अक्टूबर ये सारे बिल पास हो जाने के बाद सितंबर या अक्टूबर में वो सारी चीज़ किया जाएगा, क्योंकि तब सितंबर होता है तो मानसून सत्र खत्म हो रहा है, अक्टूबर होता है तो जो फेस्टिव मूड है जनता का वो आ जाता है। अगर कुछ बड़ा चेंज भी होता है, वहाँ पर कंट्रोवर्सी भी होता है, तो जनता फेस्टिव मूड में रहेगा। वो शायद सामने आने के लिए विपक्ष जितना भी कोशिश करेंगे कामयाब नहीं रहेंगे। ये संभावना भी सामने आ रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मेन जो चीज़ सामने आ रहा है अभी, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के लिए बड़ा कुछ सोच रहे हैं। क्या है वो बड़ा सोच, ये जब तक नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर नहीं करेंगे किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी बोलिए अमित शाह जी बोलिए, दोनों ही सरप्राइज मास्टर है और ऐसे ऐसे मास्टर स्ट्रोक देते हैं कि कोई कभी सोचा भी नहीं था और होने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन चर्चा जब शुरू हुआ अपने चाणक्य को और भी बड़े पोजीशन के लेके जाने के लिए, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या होगा हमारा नज़र रहेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।